ऐसे करो। वी आर लाइव। नवभारत टाइम्स के सभी श्रोताओं को मैं आज मेरी ओर से नमस्कार। आज हम भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। पूरे देश में जश्न का माहौल है और हमारे दिल के अंदर भी बहुत एक खास तरह की आज उमंग दौड़ रही है। सुबह से ही सब जगह फ्लैग होस्टिंग हुई है और जो लोग फौज से जुड़े हुए हैं उनकी तो खैर आज उनके रगों में कुछ और ही तरह की हलचल है। और हम आज आपके लिए बहुत खास मेहमान लेके आए हैं। मेजर डीपी सिंह, जिसने नाम नहीं सुना उसको अपने सामान्य ज्ञान पर थोड़ा सा अफसोस होना चाहिए, क्योंकि मेजर डीपी सिंह जो है वो नौजवानों की जुबान पे चढ़ा हुआ नाम है। करगिल वॉर वेटरन है। पहले फौज में इन्होंने तो 1997 में कमीशन लिया था आईएमए से, और 1999 में ही 15 जुलाई 1999 के दिन अखनूर सेक्टर में ये पाकिस्तानी पोस्ट के बहुत नजदीक जब लड़ रहे थे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए, तब इन्हें चोट लगी थी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा। उसके बाद भी जो जिस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और जिस तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इनकी स्टोरीज विदेशों के नौजवान भी पढ़ के रोमांचित होते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो ऐसी शख्सियत, बहुत ही खास शख्सियत। और चूंकि मैं खुद एक पुराना फौजी रहा हूँ, मैं खुद आर्मी में था, तो मुझे लगता है कि आज एक एक फौजी की दूसरे फौजी से जो बातचीत है वो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं मेजर डीपी सिंह का स्वागत करता हूँ नवभारत टाइम्स के मंच में, रंगमंच में। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। और सब जय सुनने हिंद। वालों को जय हिंद। हाँ, तो मेजर साहब, एक तो आपके बारे में आपका नाम मेरे जुबान से निकलता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर झूठ बोलूंगा तो कौवा काटे। आपके बारे में मैं जितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो तो खैर जानता ही हूँ। और क्योंकि मैं खुद भी मैराथन रनर हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ। आपके वीडियोज मैंने बहुत देखे हैं। तो आप इस कदर से मोटिवेट करते हो कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दिखते हो और बंदा मोटिवेट हो जाता है। तो आप एक बार हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को अपनी थोड़ी कहानी बताएंगे कि कैसे आप फौज में गए और कैसे अब तक के जीवन के बारे में। सर, पहले तो मैं ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैं शायद डरा भी सकता हूँ, क्योंकि अक्सर जो रोंगटे खड़े होते हैं डर के हमारे भी हो जाते हैं। नहीं, तो मोटिवेट होके होने वाला है। नहीं, मतलब कुछ शायद शक्ल ही ऐसी है। लेकिन जोक्स अपार्ट, और ये जोक्स मेरी पार्ट का लाइफ है। इसी के कारण शायद मैं अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर पाया हूँ, क्योंकि हंसते रहने से जो दर्द होते हैं वो कंट्रोल करने ज्यादा आसान होते हैं। रोने से दर्दों में एडिशन होती है। हाँ, सही बात है। तो कहानी शुरू होती है सर। 1997 में मैं कमीशन हुआ था। लेकिन उससे पहले भी जो बचपन के दिन थे उसमें मुझे क्लैरिटी थी। मतलब मैं अपने आप को हमेशा एक चुना हुआ व्यक्ति समझता हूँ। चोट लगने के बाद वो मेरे को क्लैरिटी और हुई कि शायद मैं बहुत ही चुना हुआ व्यक्ति हूँ। भगवान ने मुझे चुना इस प्रकार की लाइफ के लिए। लेकिन बचपन से उसकी सिखलाई चल रही थी। और मेरे को जो क्लैरिटी आ गई थी कि फौज में जाना है, वो तब आ गई थी जब मैं 8वीं में अपने घर से भागा था, ये सोच के कि अच्छा। यार यहाँ तो बहुत मुसीबत है। मैं दादा दादी के पास रहता था, वो बड़े डिसिप्लिनेरियन टाइप थे। और नानी मेरी बड़ी खुश मिजाज, और जो मर्जी करो, खुला खाओ खुला खेलो वाला हिसाब था। तो उनके घर जाने के लिए भाग गया। लेकिन वो अच्छा। जिंदगी का पहला यू टर्न था, और उस यू टर्न ने मुझे ये बात सिखाई कि जहां हो, जैसे हो, वो परिस्थिति आपको मिली है, उस परिस्थिति से भाग के आप कुछ नहीं कर सकते। परिस्थिति का सामना करो और अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करो कि परिस्थितियां आपके सामने छोटी पड़ जाएं। और वहां मेरा पहला क्लैरिटी आया था गोल का, कि मुझे फौज में जाना है। और फौज में आने के वक्त तक और उस ड्रीम देखने के बीच का जो दायरा था, उसमें बहुत सारे फेलियर्स हुए। लेकिन ये फेलियर्स ने मुझे सिखाया कि मेरे गैप्स कहाँ हैं। और उन गैप्स को फिल करता करता
97 में मैंने कमीशन लिया। और शायद अब मुझे ये रियलाइज होता है कि फौज में जाने का भी रीजन यही था, क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति हूँ, भगवान की कृपा है इतनी मेरे ऊपर कि वहां भेजा इसलिए कि आप जाओ, लड़ाई में हिस्सा लो और चोट या लगा के वापस आ जाओ। तो वो जो जिंदगी का चोट लगाने वाला जो इंसिडेंट था 15 जुलाई 99 को, जब मैं इंजर्ड हुआ, और मैं हमेशा अपने उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इंजरी के दौरान घायल अवस्था में अपनी जान की परवाह न करते हुए, 7 डोगरा के वो बहादुर सैनिकों ने मुझे बचाया, इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टर साहिबान ने पहले सोचा कि इनकी जान जा चुकी है, फिर दूसरे डॉक्टर साहिबान की इंटरवेंशन के कारण मैं बच गया। और आज ये बात बड़े गर्व से फिर दोहराना चाहूंगा कि बचा तो मैं हूं सैनिकों के और डॉक्टर साहब के इंटरवेंशन के कारण, लेकिन जो रगों में खून दौड़ रहा है वो मेरा अपना खानदानी खून नहीं रहा। उस रगों में जो खून उसके बाद मुझे मिला, वो असली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच, कलर, कास्ट, क्रीड सबको हटाता हुआ भारतीय खून मिला। पता नहीं कितने भारतीयों ने मुझे खून दिया। तो ये एक बड़ी गर्व की बात है कि आज मेरे रगों में जो है, मेरे खानदानी खून नहीं, मेरा भारतीय खून दौड़ रहा है। वहां से बचे, और शायद वो दूसरी का जिंदगी का दूसरा यू टर्न था, जब मैं जिंदगी से भाग रहा था जैसे बचपन में भाग रहा था, और वापस रियला यू टर्न मिला मुझे, वापस रियलाइजेशन हुआ कि भैया यहीं रहना है, यही रियलिटी है, और इसी रियलिटी में अपने आप को ग्रो करके इन सिचुएशंस को छोटा बनाना है ताकि आप स्ट्रांग बनो। मेरे शब्दों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनसे लड़ना है। आई एम नॉट बिलीवर ऑफ फाइट अगेंस्ट द ऑड, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि फाइट करनी है, लड़ाई करनी है, तो आप एक तो पहले ही बैकफुट पे हो जा रहे हो, जिससे लड़ना है उसको और आप जान दे रहे हो। और दूसरा, ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्यों लड़ने की जरूरत है? लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि जिससे लड़ रहे हो वो छोटा पड़ जाए। तो परिस्थितियों को छोटा बनाने का तरीका है अपने आप को मजबूत बनाना। तो वहां से वो दूसरा यू टर्न जो लाइफ का मिला, उसके बाद ऊपर वाले की कृपा से जो उसने मेरी जिंदगी में चुना हुआ था, करवाना था, वो कुछ करवाया। बहुत सारे रिकॉर्ड आप जानते हैं बने, लेकिन सिखलाई बचपन में मिली थी, और उसका एक्सेप्टेंस करते हुए जिंदगी के दूसरे यू टर्न में उसको यूज किया। और यूज करके अब जो मैं 21 साल का हो गया हूँ, 21 साल में बहुत कुछ प्राप्त किया। इतना कि आज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी जिंदगी में सबसे खुशकिस्मती वाली और सबसे बेहतर चीज क्या हुई, तो मैं बोलूंगा जी मुझे चोट लगी। और शुक्र करूंगा मुशर्रफ साहब का जिन्होंने वो बॉम्ब फेंकवाया जो बेकार गया। एक तो उनकी बॉम्ब कम करवा दिया, गोलियां कम करवा दी, और दूसरा, उस गर्त में से एक भारतीय सैनिक कैसे उठ के ऊपर कहां तक पहुंच सकता है, इसकी कुछ कहानी गढ़ दी। तो ऐसा कुछ चल रही है जिंदगी में। और आगे देखिए, आप लोगों की आशीर्वाद से, प्यार से, कृपा से, ऊपर वाले के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अगर कुछ और कर पाया तो वो भी करेंगे। तो मेजर साहब, न सिर्फ आपने वो जो आपको चोट लगी थी, मेरे ख्याल से बॉम्ब मोर्टार आपके बहुत मोटार। करीब फटा था, और जी। जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में इंजरीज हो गई थी। जी। तो न सिर्फ आपने मृत्यु को हरा के आप बाहर निकल के आए, उसके बाद जो आपने, जब आप ब्लेड, आप प्रोस्थेटिक पैर लगा आपका, उसके बाद फिर आप फर्स्ट ऐसे रनर बने जो ब्लेड लगा के रनिंग करना शुरू किया हिंदुस्तान में, और एक आपकी कुछ ही समय में एक एज अ रनर, मैराथन रनर के रूप में एक अलग पहचान बन गई। तो मैराथन कैसे दौड़ना शुरू किया आपने? उसकी कोई कहानी है? उसकी कहानी भी बताइए हमें। देखिए सर, 15 जुलाई को चोट लगी थी, और 2007 दिसंबर में मैं सेवानिवृत्त हो गया था, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटीज ऐसी थी कि मुझे कंटिन्यू करना एक सैनिक के तौर पे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं सेवानिवृत्त हो गया था। हम्म। उसके बाद जो बाहर आने के बाद जिंदगी शुरू हुई, उसमें मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सच्चाई जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, और सच्चाई जो है लोगों के विचारों की,
वो बड़ी नेगेटिव और कड़वी है, जिसमें वो अच्छा। ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं वो तो अपाहिज तो हैं ही, मोहताज भी हैं, और शायद कुछ पुराने जन्मों के या कर्मों के पापों के कारण वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। अब मुझे वहां पे गीता का वो एक श्लोक याद आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि स्लेन यू अटेन द हेवन, विक्टोरियस यू रूल द अर्थ। तो जो हाँ। सैनिक जो है वो अगर युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, तो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए उसने ऐसी कौन से बुरे कर्म किए कि टांग कट गई, तो वो अपने कर्मों का पाप भोग रहा है। ये कुछ जमी नहीं बात। और इसको खंडन करने के लिए सैनिक का जो तरीका है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आप मुझसे काफी सीनियर हैं, कि सैनिक जो है ज्ञान नहीं बांटता, वो एक्शन करके दिखाता है ग्राउंड पे और चुपचाप वहां से उसके बाद चला जाता है। तो जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो सोच विचार है दुनिया की, ये बड़ी नेगेटिव है, जिसके कारण मेरे जैसे व्यक्तियों को भी फीड जो मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है। अरे आपकी तो जिंदगी खराब हो गई, आप तो बेकार हैं, आप तो मोहताज हैं, आप किसी काम के नहीं रहे, आप कौन शादी करेगा, और ऐसी दुनिया भर की चीजें। तो शायद उससे मैं भी हताश हो रहा हूँ, जबकि मुझे लगता है कि मैं कम अंगों के होते हुए भी बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। तो तो एबिलिटी तो मेरी ज्यादा है, लेकिन इसको प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए मुझे लगा कि ऐसा रास्ता पकड़ते हैं जो सबसे मुश्किल हो उस व्यक्ति के लिए जिसकी टांग नहीं है। तो चलना शायद लोग समझते हैं कि मुश्किल है, खड़े होना मुश्किल है बगैर सहारे के, चलना मुश्किल है, थोड़ा बहुत दौड़ना तो कोई सोच सोच भी नहीं सकता कि शायद दौड़ भी सकते हैं, तो लंबी दौड़ लगाना तो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो हमने सोचा यार ये बात सही है, अब जो लंबी दौड़ वाला काम है ये, इसको पकड़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फौज के अंदर जो आप जानते हैं क्रॉस कंट्री होती है, 14 किलोमीटर की होती थी हमारी ट्रेनिंग में। वो मेरे हम्म। लिए एक टिक मार्क वाला टेस्ट था, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो एक फुटबॉलर टाइप है, स्टॉकी बिल्ट है, स्प्रिंटर की टाइप की बॉडी है, लीन थिन लॉन्ग डिस्टेंस टाइप की बॉडी नहीं है। तो मेरे हम्म। लिए जो ये लॉन्ग डिस्टेंस था वो एक पेन इन एस टाइप की चीज होती थी कि यार ये क्रॉस कंट्री का एक टेस्ट आ गया, इसको पास हाँ। करना है, और किसी तरीके से लुढ़कते पुढ़कते सेकंड एंक्लोजर में आ जाता था मैं। अब हम्म। यहाँ मैं आपको यही इसलिए बताया क्योंकि जब सामने सैनिक के पड़ती है अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन, तो फिर उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये नहीं फर्क डालता, क्या करना है ये सामने जरूरी होता है। तो टांग होने के वक्त मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पसंद नहीं थी, लेकिन टांग खोने के बाद मुझे पता चला कि हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन का वो मैंने ऐड 2009 का पढ़ा था जब, तो मैं बोला यार ये करते हैं। अब ये हम्म। करेंगे अगर, तो अपने आप लोगों के जुबान पे ताले लग जाएंगे, विचारों में बदलाव आएगा, क्योंकि वो एक्शन देखेंगे। हम्म। इसलिए मुझे लंबी दौड़ की तरफ अग्रसर होना पड़ा, और ऊपर वाले की कृपा से कर पाए बगैर किसी ब्लेड के। पहली 3 बार जो मैं दौड़ा था तो एक नॉर्मल टांग जिससे दौड़ना मुमकिन नहीं है, और जिसमें वो जो प्रोडक्ट लगे हैं आर्टिफिशियल नी, आर्टिफिशियल फुट, उसके लिए वो बेचने वाले बोलते हैं कि इनको आप 5 से 7 किलोमीटर तक ज्यादा मत यूज करो, नहीं तो ये डैमेज हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो हमने बोला यार प्रोडक्ट खराब होना होता है तो होता जाए, लेकिन इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। सैनिक ने हमेशा यही सीखा है। तो इज्जत हाँ। के ऊपर जब आई, तो तेल लेने गया प्रोडक्ट, और तेल लेने गया कि मुझे आता है दौड़ना कि नहीं आता है। सामने सिर्फ लक्ष्य ये था कि 21 किलोमीटर एथिकली सही तरीके से अच्छे विचारों से पूरा करना। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो जो पहली दौड़ मैंने 2009 में लगाई थी, उसमें 21 किलोमीटर का फासला कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं किसी सैनिक को बोलूंगा वो करेगा, कोई भी काम सैनिक को दिया जाए वो कंप्लीट करता ही करता है। हम्म। लेकिन उस दिन जो खास बात थी वो ये थी कि वो 3 घंटे 49 मिनट जो मुझे लगे थे 21 किलोमीटर कवर करने के लिए, उसमें मैंने अपने उन नेगेटिव ख्यालों को, अपने उन लिमिटेड लिमिटेड थॉट्स से, अपने उन संकुचित विचारों से, अपने उन कमजोर विचारों से एक्चुअल में स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, अपने ऊपर जीतने की उस दिन पहली बार कोशिश करी थी। तो क्या वही बात। शायद, वही मेरे हिसाब से एक्चुअल स्वतंत्रता है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है। जब तक हम अपने विचारों के बंधन में
जुड़े हुए हैं, तो विचार तो नेगेटिव, लिमिटेड और अलग अलग बुरे ख्याल जल्दी पकड़ते हैं हम। अगर उनमें फंस के हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो कैसी स्वतंत्रता। तो शायद उस दिन पहली बार स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर मैं डीपी सिंह के हिसाब से हुआ था। डीपी सिंह की बॉडी और माइंड को मैंने स्वतंत्र कराने की थोड़ी सी कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज भी स्वतंत्र हूँ, मेरे विचार अभी भी कई बार मुझे परेशान करते हैं, और जो करते रहेंगे, ताउम्र करते रहेंगे, क्योंकि इंसान हूं और नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके हैं, आते ही हैं। लेकिन उनको किस तरीके से काबू करना है, ये एक प्रैक्टिस शुरू करी थी, और जो प्रैक्टिस लगातार जारी है। ओके। बड़ी आप एक तो हिंदी भाषा भी आप इतनी अच्छी बोल रहे हैं, अग्रसर, और इतने अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली फौज में अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, तो ये देख के भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं उस आपके जो एहसास रहे होंगे उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन एहसासों से गुजर के देखूं कि जो आदमी को टांग रहते हुए लंबी दौड़ में इतनी परेशानी होती हो, मतलब ज्यादा उसको दिलचस्पी न हो, उसने टांग खोने के बाद ऐसे उपकरणों के साथ जिनसे कि 5-7 किलोमीटर ज्यादा चलना संभव नहीं, उसके साथ 21 किलोमीटर दौड़ना। आई मीन आपके भीतर, आप में जो विल पावर है, ऑब्वियसली सैनिक की विल पावर है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी ही विल पावर से आपने ये सब कुछ किया, या सपोर्ट सिस्टम में आपके कुछ ऐसा था, कोई ऐसे और भी लोग थे आपको लगता है कि जिनके सपोर्ट के कारण ये सब संभव हुआ? मैं फिर से वो वाक्य दोहराना चाहूंगा जो हमेशा दोहराता हूँ, और अभी भी कई बार बोल चुका हूँ, कि मैं बहुत एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ। भगवान ने मुझे शायद बड़े प्यार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, और इसी कारण से उसने मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं रखा। क्योंकि जब आपके साथ बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम कुछ बन जाता है, तो फिर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो जो आप अपने आप को सिंगल हैंडेडली उबार सकते हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं उबार सकते। उसमें और सिंगल हैंडेडली काम करने में बहुत ज्यादा वीकनेस या स्ट्रेंथ का फर्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन खासकर दौड़ने वाली चीजें या आर्टिफिशियल प्रोसेसेस वाला जो अ, कैसे उस समय वो प्रोडक्ट बनते थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी चीज। किसी को पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं कैसे दौड़ते हैं। बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, और मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर शायद वो दे देते तो शायद मैं इतना अचीव ना कर पाता, इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग ना कर पाता। और मैं ये तहे दिल से बोल रहा हूँ, मैं सार्केस्टिक तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। मेरे चाहने वाले भी कई थे उनमें, और डॉक्टर्स थे, प्रोस्थेटिक्स थे, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई साहब आप तो खुद कर सकते हो, तो आपको हमारी जरूरत क्या है। मुझे याद आ गया, हमारे एक मास्टर जी जो फिजिक्स में, जब मैं 11th में फेल हुआ था, तो वो ट्यूशन दिया करते थे, तो मैंने उनकी ट्यूशन नहीं ली कि हम खुद करेंगे। और बाद में हम निकम्मे ऐसे कि फिजिक्स को पढ़ नहीं पाए ढंग से, और मंडल कमीशन वाला ये ऐसा सा ही कुछ टाइम था, 0 ईयर की कुछ उम्मीद थी। तो बाद एंड में जब पता चला कि पेपर आने हैं, एग्जाम होंगे, तो हम उनके पास पहुंचे दरवाजे पे कि सर मुझे भी ट्यूशन पढ़ा दो। तो उन्होंने मुझे ये डायलॉग मारा था, अरे तुझे क्या जरूरत है, तू तो सब कुछ खुद कर सकता है। और नहीं पढ़ाई, और नहीं पढ़ाई, लेकिन हम फेल हो गए, वो बात अलग है। उस फेलियर में भी कुछ फायदा था, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सपोर्ट सिस्टम जो नहीं था, उस सपोर्ट सिस्टम के कारण, ना होने के कारण, शायद एक सिस्टम ऐसा बिल्ड कर पाया। क्योंकि 3-4 बार दौड़ने के बाद मुझे चोटें लगी, उनको मैंने कैसे ओवरकम किया, इनोवेशन, अपने अपने जुगाड़ जो हम बोलते हैं। और फौज में भी ये चीज होती है, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करने ही पड़ते हैं। वो सब कर करके जो रास्ते निकाले, उन रास्तों के कारण ही जो मेरी एनजीओ है द चैलेंजिंग वंस, उसमें आज जो 2-2.5 हजार एम्पुटीज उसमें जुड़े हुए हैं, उनको वो बताने का हौसला मिला, उनको बताने का वो तरीका मिला। और ये बात, ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि मैं फौजी हूँ इसलिए मैं ये सब कर पाया। बहुत सारे उनमें ऐसे हैं जो अब 21-21 किलोमीटर की दौड़ पाँव ना होने के बावजूद कर पाए, वो तो आम जनता है, उनमें से कोई फौजी नहीं है, यंगस्टर्स हैं। तो मुमकिन है
और मुमकिन आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर ही है। और अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम है तो बड़ी अच्छी बात है, सपोर्ट सिस्टम है। अगर नहीं है तो आप और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको और मौका मिल रहा है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएं। करना जरूरी है, करके दिखा सकते हो, करके बहुतों ने दिखाया, मैं अकेला नहीं रहा अब। क्या बात है, आपके तो रग रग में ऐसा इतना मोटिवेशन भरा हुआ है कि बहुत ही डिवाइन बातें लग रही हैं आपकी, कि अगर मुश्किल है तो फिर और भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो शक्तियां चाहती हैं कि आप एकदम से इंडिपेंडेंट बन सको, आपको और मजबूत बना रही हैं। लेकिन आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी वो तो ऐसी एकदम चलती जा रही है, आप लगातार कुछ ना कुछ बड़े बड़े कारनामे करते जा रहे हैं, तब से आप लगातार दौड़ रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को दौड़ के प्रति आकृष्ट किया है, लोगों को अट्रैक्ट किया है। आपने लेह में भी दौड़ लगाई, मेरे ख्याल से हाई एल्टीट्यूड में भी दौड़ लगाई। तो जी। रनिंग की जो आपकी पूरी यात्रा रही है आज तक की, उसमें थोड़ा सा हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप दौड़े हैं, और किस किस तरह से आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या चैलेंजेस आपको मिले, उनको कैसे आपने पार किया। मैंने सर दौड़ना तो, ये दो बड़ी मैराथन उन दिनों ज्यादा पॉपुलर थी। अभी तो आजकल मैं 2009 की बात करता हूँ तो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन और मुंबई मैराथन सिर्फ दो ही मेन नाम थे। दोनों में दौड़ा हूँ मैं। और 2012 लेकिन की एयरटेल में मैं आपको देखा था, दिल्ली में मैं भी दौड़ा था। हाँ, तो 2012 की एयरटेल आगे में पीछे मैं कैमरे लगे हुए थे, आपके कैमरे के साथ साथ दौड़ रहे थे आप। अरे 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 सर वो तो मतलब एक यादगार दौड़ है, क्योंकि उस समय वो सितंबर में करा दी थी दौड़। और सितंबर हाँ। की जो ह्यूमिडिटी थी, उस ह्यूमिडिटी ने मेरी पूरी बैंड बजा रखी थी। और मेरे साथ अच्छा। वो अमित अमित शेठ, एक बहुत अच्छे अल्ट्रा रनर हैं, वो भाग रहे थे। स्टार प्लस हम्म। वाले लाइव शो कर रहे थे। तो भागने से ज्यादा मुझे मुसीबत हो रही थी जब बार बार लिंक टूट जा रहा था और अमित सेठ सवाल पूछते थे और मैं जवाब देता हुआ, किसी तरीके से कोशिश करता हुआ, हाफता हाफता जवाब देता था। और उसके बाद पता चलता था, डीपी सर ये ना लिंक टूट गया है, मैं सवाल दोबारा से पूछूंगा। तो अब दोबारा मैंने कहा यार उसमें मैं एक दो बार गिरा हाँ। भी, फिर गिरते अच्छा। गिरते फिर उठ के फिर दौड़ पड़े। मगर वो सब हम्म। पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि मेरा जो प्रोस्थेसिस है, मेरी जो एम्पुटेशन है, वो थोड़ी टिपिकल है। वो आम, या तो ना तो वो अबव नहीं है ना वो बिलो नहीं है, वो बीच से है, अच्छा। दोनों के। और लेकिन हम्म। आर्टिफिशियल नी मुझे लगाना पड़ता है। तो जो हम्म। मेरा आर्टिफिशियल नी ऑनवर्ड नीचे तक का जो हिस्सा है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर नीचे पाँव के पत्थर आ जाता है या गड्ढा आ जाता है या ऊबड़ खाबड़ सड़क होती है, तो कई बार बकल करने की बकल हो जाता है और वो नी आगे निकल जाती है, ओ। जिसके कारण मैं मुंह के बल गिरता हूँ। बहुत बार गिरा हूँ ऐसे। और इसलिए मुझे, और मैं आपको बताऊं, एक लोग बोलते हैं कि दौड़ना बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है, नेचर के साथ आप जुड़ के दौड़ रहे हो, आपको पता नहीं चलता आप कहाँ आपके अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे गड्ढों पे, पत्थरों पे और सड़कों पे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ पाँव रखूं, हर पाँव कहाँ रखूं। तो इट इज इवन मोर स्ट्रेसफुल फॉर मी, इट इज नॉट सूदिंग समथिंग फॉर मी। मगर करना है। और इससे फायदा ये होता था कि जो बाकी चोटें हैं, टांग तो सिर्फ एक कटी हुई दिखती है सबको, लेकिन इसके अलावा पूरा शरीर छलनी है, इंटेस्टाइन्स नहीं है, स्प्लिंटर हैं 50 बॉडी में, जो तंग करते रहते हैं हर आए रोज। और दिन प्रतिदिन उनकी उनकी जो यू नो तंग करने की क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, मुझसे मजे लेते रहते हैं वो। तो ये बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस हैं बॉडी के, जो अगर मैं ना दौड़ूं या ना एक्सरसाइज करूं तो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज करके उनको कंट्रोल करना, तो ये लड़ाई है मेरी चोटों की मुझसे और मेरी उनसे। जब मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, और उसके छोड़ने के कारण भी कारण होते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत फिर से नासाज है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स ना होने के कारण मिनरल सॉल्ट, विटामिन बी 12 वगैरह, जो थोड़े से बड़े डाइसी विटामिन हैं, वो गिर जाते हम्म। हैं, पता नहीं चलता कब डिप्लीट हो गए। तो मेरी एनर्जी बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है और मैं ओ। एकदम मतलब वॉन्की सा हो जाता हूँ कि कहाँ, क्योंकि विटामिन बी 12 मेमोरी, नर्वस सिस्टम सबके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो फिर एक्सरसाइज हम्म। बंद हो जाती है। एक्सरसाइज बंद हो जाती है तो बाकी की जो चोटें हैं वो हावी हो जाती हैं, बोले हम जीत गए। फिर जब मैं दोबारा से थोड़ा सा ठीक होता हूँ, तो फिर मैं उन चोटों को के ऊपर हावी होता हूँ। तो ये एक साइकिल है जो चल रही है और वो चलती रहेगी। तो दौड़ना तो एक
पार्ट है इसलिए ताकि मैं अपनी चोटों को काबू रख सकूं, और जिंदगी का जो एक प्रॉमिस मैंने अब हॉस्पिटल बेड पे जब डॉक्टर ने बोला था कि टांग काट दी जाएगी आपकी, किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मूछें हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। क्या बात। तो वो उसको, ये बात सर, उसको फॉलो करने के लिए, उस प्रॉमिस को रखने के लिए, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करवाने के लिए जिंदगी की, अपने आप को रगड़ना जरूरी है, और रगड़ के ही अपने आप को थोड़ा ठीक रखने की कोशिश करता हूँ। तो दौड़ा बहुत जगह हूँ, बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, तो सड़कों पे दौड़ते हुए बोर हो गए तो हाई ऑल्टीट्यूड पे चले गए, क्रॉस कंट्री भी दौड़े, सांगला में दौड़ा, लेह में दौड़ा, हम्म। मसूरी में मुझे याद है वो बहुत, देहरादून की दौड़ थी, बड़ी अच्छी दौड़ थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब प्रोस्थेसिस को मैं पानी ना लगे इससे बचाता था। तो और वो दौड़ ऐसी थी जिसमें पूरी दौड़ में टोरेंशियल टाइप की रेन, मतलब मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन बारिश में ही दौड़े और हवा में ठंडे हुए, तो वो ट्रेनिंग के दिन याद आ गए थे जब भीगते थे हाँ, और तेज आवाज से देहरादून ही की। सूखते थे और चलते रहते थे। क्या और बात है। देहरादून में ही हुआ था वो। तो ये दौड़ें बस। चलती रही, उसके उसके बाद सोचा कि थोड़ा उड़ते हैं, तो और फिर उसके बाद स्काई डाइविंग की तरफ चले गए। तो उम्मीद है कि स्काई डाइविंग का रास्ता भी, जैसे मेरे को देख के बहुत सारे एम्पुटीज और बाकी लोग दौड़ना शुरू कर चुके हैं, अब आगे अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो स्काई डाइविंग वाला ऑप्शन जो है सबके लिए खोलने की इच्छा है। रास्ता तो बन गया है, कूद लगा चुका हूँ, आठ 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 बार जंप कर चुका हूँ, लेकिन अभी ओह। अभी बहुत कुछ उस तरफ करना है, सीखना है। अभी अभी जब जंप करता हूँ तो मेरा क्योंकि टांग ना होने के कारण, एक तरफ एक लिम्ब ना होने के कारण, ओह। घूमन केरी में पड़ जाता हूँ बीच में, अच्छा। तो वो बैलेंस नहीं बना अभी, तो वो तो पहला सीखना है। जंप का एक्सपीरियंस बताओ यार। पहला जंप हुआ था सर 29 मार्च 2019 को, हम्म। जो कि कल्मिनेटिंग था सेरेमनी ऑफ ईयर ऑफ डिसेबल 2018 जो था वो, डेट वाज डेडिकेटेड बाय इंडियन आर्मी टू सोल्जर हु गॉट डिसेबल इन लाइन ऑफ ड्यूटी। हाँ, तो यू आर मेड उसी, ब्रांड एम्बेसडर दैट ईयर। जी जी जी, इंडियन आर्मी तो ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आपको। जी 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 जी, तो उसी उसी सीरीज में एक किसी बहुत ऐसे कुछ कार्रवाई करके उसको कल्मिनेट करना जरूरी था। तो उस समय जो चीफ थे जनरल बिपिन रावत, उनसे उन्होंने बोला यार डीपी कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मेरे दिल में इच्छा थी, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था कि कैसे जंप लगाया जाए, कैसे स्काई डाइविंग करी जाए। तो मैं बोला सर मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एडवेंचर सेल को, आर्मी एडवेंचर सेल को बोला कि करो। तो नासिक में 15 दिन का अच्छा रगड़ा लगा, जैसे फौज की ट्रेनिंग होती है किसी भी चीज के लिए, अच्छा। और वो हाँ। मजा आ गया था पूरा। और उसके बाद वहां पे नासिक में पहला जंप किया था। ओके। उस जंप में सर क्या, मतलब आंखें खुल गई थी, एकदम तृप्ति आ गई थी, क्योंकि जब कूदे थे 9,000 फीट से, तो डर सिर्फ वहीं तक था। उसके बाद जब कूदने के बाद 6,000 फीट पे आके पैराशूट खोला, और खोलने के बाद जो लगा कि आप बिल्कुल अकेले हो, मतलब लोनलीनेस नहीं, अलोन, हम्म। एकदम हाँ। कुन साया, पिन ड्रॉप साइलेंस जो होती है ना, कि कोई कोई हवा नहीं थी, मतलब आप ओके। एक अलग दुनिया में थे। आप अपने साथ थे, सिर्फ कुछ नहीं था, कोई शोरगुल कुछ नहीं था। तो वहां से नीचे उतरते वक्त जो ख्याल आया दिमाग में, वो बड़ा अच्छा ख्याल था कि कितना मर्जी जिंदगी में उड़ लो, जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, जितना मर्जी अपने आप को उठा लो, लेकिन अंत में वहीं उसी मिट्टी में आके मिलना है। तो एक पाँव जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मेरा तो है ही एक पाँव, दो भी रख सकते हैं लोग। जितना मर्जी आप उड़ो, लेकिन जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तो देखिए सर आगे अभी और क्या क्या भगवान करवाना चाहेगा, कोशिश तो क्या रहेगी कि बहुत जो, तेजी से, बहुत बहुत तेजी से नीचे आते हैं। 9,000 फीट से आपने जब जंप लगाया था तो कितना समय लगा आपको जमीन को टच करने में? सर 9,000 फीट से जंप लगाने के बाद तकरीबन जो था 12 सेकंड का तो फ्री फॉल था, ओके। तो 6,000 फीट तक आ गए थे। और उसके बाद क्योंकि छतरी खुल जाती है, तो आप मन्यूवर करते हुए धीरे धीरे आते हो, तो उसके बाद कोई 2-4 मिनट में नीचे आ गए थे। ओके।
तो ये 2018 में जो आपको इंडियन आर्मी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आप 10 साल फौज में रहे और फौज को अच्छे से जानते हो। आपके समय तक और हमारे समय तक भी फौज में हम लोग हमारी तो फर्स्ट चॉइस थी फौज में जाना है। 10वीं 12वीं के बाद जैसे मैंने भी सोच लिया था कि फौज में जाना है, तो सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा था। और हमारा मेरा ओटीए से था, 1993 का पास आउट हूँ मैं, 1992 का। जी तो उतना फौज को लेके जो उस समय एक बहुत लगाव था, एक जोश था कि फौज में जाना है, वो थोड़ा इधर नौजवानों में ऐसा कई लोग मुझे बताते हैं कि कम हुआ है। तो आपका क्या इसको लेकर, इस वक्त जो फौज है और फौज के फौजियों को लेकर जो एक माहौल है देश में, और सिविल में जो आपको एक माहौल दिखा, फौजियों के प्रति जो व्यवहार दिखा, उसको लेके कुछ कहेंगे, बताएंगे आप? नहीं, आपकी बात सही है। और कुछ सालों पहले तक मुझे भी लगता था कि इंटरेस्ट कम हो गया है फौज की तरफ। लेकिन या तो मेरा अब यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि अब फिर से पिछले कुछ सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यंगस्टर्स का, जवानों का जो है रुझाव फौज की तरफ फिर से बढ़ रहा है। और कुछ भी हो जाए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोग दिल से चाहते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो फौज ही है। क्योंकि बाकी जगह पे मिठाई के डब्बे के अंदर क्या है इसका ख्याल इतना नहीं रखा जाता, डब्बा पैक कितना बढ़िया है इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन फौजी जो विश्वास करता है कि असली घी की मिठाई होनी चाहिए, वो काम करेगा। कंट्री कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर टीम, देन एट लास्ट कम्स यू योर सेल्फ। ये जो चटवुड का मोटो है, वो उसी हिसाब से हर जगह पे काम करता है। आएगा, अपना कार्रवाई करेगा, देशवासियों को हेल्प करेगा, बचाएगा और चुपचाप वहां से चला जाएगा। तो ये पता तो चलता है लोगों को कि कौन करके गया है। तो वो जो दिल से लगाव है, वो लगाव आई डोंट थिंक कि कभी मर सकता है। तो बदलाव कुछ साल पहले तक था शायद, लेकिन अब फिर से। और आई थिंक इसमें जो सोशल मीडिया का हेल्प बहुत बड़ा है। मीडिया, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से फौज को दोबारा से दिखाना शुरू किया, और फौज ने खुद, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल बनाए और उनको, उनके थ्रू वो फौज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड। उसी के कारण वो अवेयरनेस से दोबारा से उनको पता चलता है कि नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जिंदा दिली से जीना है, और जैसे वो बोलते हैं अंग्रेजी की कहावत, लिव लाइफ किंग साइज, तो फिर तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है फौज। कोई दो राय नहीं। नहीं, हाँ, आई मीन कि कोई देश कितनी तरक्की करता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने फौजियों की कितनी इज्जत करता है। मैं आपको सही बताऊं तो मैं भी पिछले साल अमेरिका में था, तो वहाँ शिकागो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, और अचानक मैंने देखा कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। तो मैं अपनी जिज्ञासा में गया, मैंने कहा हो क्या रहा है यहाँ पर। तो वहां देखा तो एक फौजी एक यूनिफॉर्म में एक बैग के साथ वहां पर आया, और वो शायद कहीं ड्यूटी करके आया था, और लोग उसका स्वागत कर रहे थे, सारे लोगों ने उसको घेर लिया, और मीडिया भी वहां पहुंचा हुआ था। और तब कोई वहां से उसकी बेटी और उसके वाइफ को लेके आया, और वो लोगों ने हक किया वहां पर, और पूरा एयरपोर्ट एक ही जगह इकट्ठा हो गया था। और जितने लोग वहां पर खड़े थे देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और दिलों में उस फौजी के लिए इतनी इज्जत थी। तो वो मेरा एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी उस तरह की इज्जत अब बढ़ने लगी है, लेकिन ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। आपको चूंकि आप तो एक सेलिब्रिटी फौजी हैं, न सिर्फ आप फौजी हैं, बल्कि आपने फौज और आप एक हो गए, आप इतने, क्योंकि आपने जो सेक्रीफाइस किया है देश के लिए और देश के लिए लड़ते हुए, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है, तो आपको ऐसे एहसास अगर आपको हुए हैं, लोगों ने आपके साथ इस तरह से बर्ताव किए हैं, तो वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं वो लोग जाने कि हिंदुस्तान में भी फौजियों के लिए कैसा प्यार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके पीछे मैं शायद
पॉजिटिव जवाब अगर दूं तो इसके पीछे अवेयरनेस जो अब बढ़ रही है, उससे उन लोगों को, हिंदुस्तान के निवासियों को ये तरीके पता चल रहे हैं, तो इन तरीकों को वो अच्छा समझ के खुद अपने आप से उन्होंने इन तरीकों को यूज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक कोई नहीं जानता था। हम बातें करते थे कि यार यूएस में, वेस्ट कंट्री में, जब मैं भी गया था 2013 में, जब यूएस में गया था, तो एक डैलस के अंदर एक प्रोग्राम था 14 अगस्त का ही, सॉरी 15 अगस्त का ही, वो एक दिन पहले उन्होंने मनाया था जैसे हम मना रहे हैं। उसमें मुझे चीफ गेस्ट इनवाइट किया, और उसमें वहाँ के जो गवर्नर थे वो खुद थे, और वो अपनी बच्ची के साथ स्टेज पे थे। तो मैं भी स्टेज पे बैठा हुआ था, वो भी थे। तो जब उनकी बोलने की बारी आई तो वो अपनी बेटी के साथ माइक पे गए, और उन्होंने सबसे पहले पीछे मुड़ के यही वाक्य बोला था कि मेजर डीपी सिंह, मी एंड माई डॉटर आर इन ग्रेटिट्यूड ऑफ योर सर्विस यू हैव डन फॉर द नेशन। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इनके नेशन के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये एक उनकी आदत में शामिल हो चुका है कि फौजी, चाहे यूएस का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी भी मुल्क का हो, फौजी फौजी है। और फौजी वो जानते हैं कि सेल्फ को एंड में रखता है, देश को और देशवासियों को आगे रखता है। अब ये बात की जानकारी शायद हिंदुस्तानियों को इतनी नहीं थी, तो ये ऑप्शंस उनको समझ में नहीं आते थे, तो ये विचार नहीं दिल में उठते थे। जब से उनको ये समझ में आने लगा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तब से ये विचार उठने लगे हैं, और विचार उठने लगे हैं तो उन्होंने इनको प्रयोग में लाना शुरू किया। तो कई जगह पे जाके ऐसी परिस्थितियों में आपको वो प्यार सम्मान मिलता है, लोग देते हैं। अब मेरे पास वो मैसेजेस आते हैं 15 अगस्त को, 26 जुलाई को, 15 जुलाई को, 26 जनवरी को, बहुत सारे ऐसे दिनों में, थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड सैक्रिफाइस, वी आर इन ग्रेटिट्यूड टू यू। तो मतलब बदलाव आ रहा है, और बदलाव लाने का कारण है अवेयरनेस। जिसके दिल में ये ख्याल नहीं था, उसको ये ऑप्शन नहीं पता था कि ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करना चाहिए, अब उनको पता चला है तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, विच इज ए पॉजिटिव थिंग, जो कि बड़ा अच्छा बदलाव है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये बदलाव जो है नेक्स्ट जनरेशन में आदत में शामिल हो जाएगा, तो हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं होगा। चाहे हिंदुस्तान का फौजी हो, चाहे बाहर का फौजी हो, फौजी को सब सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी वर्दी को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो फौजी है, किसी भी देश का हो, चाहे, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो लड़ रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सर्वोपरि नहीं रख रहा है, देशवासियों को सर्वोपरि रख रहा है। इस फीलिंग को, इसको ग्रेटिट्यूड मिलता है। और यही फीलिंग जिस दिन लोगों को एक्चुअल में समझ में आ जाएगी कि हम शायद सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन फौजी जब कहीं आके कुछ कार्रवाई करता है तो वो सेल्फ को साइड पे रखता है, और आपके बारे में सोचता है, और आपको वो बचाता है, आपको वो निकालता है परिस्थितियों से, फंसी हुई जगहों से, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो मैन मेड कैलेमिटीज हो, कुछ भी हो, वहां से आपको वो आके बचाता है। तो जब उसको पता चलता है ये, और ये ऑप्शंस दिमाग में आते हैं, तो वो उनको यूज करना शुरू करते हैं। ये बदलाव आ रहा है, और बदलाव चलता रहेगा। और जैसे आपने बोला, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको इसको इंडिविजुअल के बेसिस पे जो बंदा देखता है कि मैं अगर बोल के शायद खुश हो रहा हूं, तो मैं ग्रेटिट्यूड बोल के पे कर सकता हूं। मैं कुछ करके खुश हो रहा हूं, तो मैं करके पे कर सकता हूं। कोई दूसरा देखेगा कि यार उसने फौजी या फौजी के परिवार की, या फौजी के भाई बहन माता का, उनको पता चला कि वो मेरे शॉप पे आए, या मेरे से कोई उन्होंने ट्रांजैक्शन बिजनेस की करी, मुझे पता चला कि ये फौजी हैं या उनके परिवारजन वाले हैं, तो मैं इनको अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड पे करूं, किसी भी तरीके से उन इन्वॉल्व होके। ऐसे एक से दूसरे का एग्जाम्पल पता चलता है, दूसरे को तीसरे का एग्जाम्पल पता चलेगा, ऐसे बात फैलती है, और ऐसे ही पॉजिटिविटी आती है। ऐसे ही आई थिंक ये बढ़ते बढ़ते एक दिन अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैं भी फौज में रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि मतलब जैसे कि वो गधे को एक घोड़ा बना देते हैं, मतलब देखो ना, सिविल गधा बैठा है घोड़ा बन के। सिविलियंस को, मतलब जब हम सिविल होते हैं, जो और कुछ हमको आइडिया नहीं होता लाइफ में क्या करना है, जब ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं
तो ये जमीन आसमान का फर्क मतलब हमारे व्यक्तित्व जी। में, पर्सनैलिटी में आ जाता है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे चलने के तरीके में, हमारे खड़े होने के तरीके में। एक फौजी का एक उसको देख के ही एक शरीर में, एक मन में गरिमा पैदा होती है। तो जी। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं में से जो लोग यंग लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त हमसे, उन लोगों को बताइए कि फौज उन्हें फौज में क्यों जाना चाहिए, फौज की बात क्या है, फौज क्या करती है आपके भीतर, कैसे बदलाव लेके आती है, क्यों हर आदमी को पहले, सबसे पहले फौज में जाके देश की सेवा करनी चाहिए या वो जज्बा रखना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो व्यक्ति अपने को पसंद करता है, अपने को प्यार करता है, पहले इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि खुद को प्यार करने का मतलब क्या है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद को प्यार करने का मतलब है कि खुद को पैम्पर करना। पैम्पर करना अच्छी बात है, लेकिन पैम्पर किस हद तक? अगर आप अपने विचारों के गुलाम होते जा रहे हो पैम्परिंग में, आप अब अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, लेकिन जीभ के पीछे, दिल के पीछे, दिमाग के पीछे लगकर जैसे विचार आ रहे हैं, जैसे नेगेटिविटी आ रही है कि यार थोड़ी देर और सो लो, क्या जरूरत है, वो और कर लेगा, झूठ बोल लिया, किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिया, ये सब चीजें जो हैं आपको गुलाम बना रही है अपना। तो ये पैम्परिंग नहीं है। पैम्परिंग है कि आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना स्ट्रांग बन रहे हो, कितना आप क्वालिटेटिव जिंदगी जी रहे हो, कितने आप ऐसे कर्म कर रहे हो जिससे लोगों में आपका सम्मान बढ़ रहा है। ये क्वालिटी है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, और वो तब है जब आप अपने आप को पुश करते हो, जब आप अपने आप को स्ट्रेच करते हो, जब आप अपने दायरे से बाहर निकलते हो, सीखते तभी हो कुछ। चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हो, जब तक आप अपने दायरे में हो तब तक आप एक गधे के तौर पे ही हो। दायरे से बाहर पुश करके ही घोड़ा बनता है बंदा, गधे से जो घोड़ा। तो अगर आपने ये चीज समझ ली कि मैं अपने आप को प्यार करता हूं अच्छे से, सही मायनों में, और मैंने अपने आप को वो क्वालिटी सिखानी है, तो भैया थोड़े वक्त में वो चीज सीखने के लिए फौज है। सिंपल एंड स्ट्रेट। जिंदगी भी किस सिखा सकती है आपको थपेड़ों थपेड़ों से वो चीज, अगर आप में वो पर्सपेक्टिव आ जाए। लेकिन उसमें जो वक्त लगेगा, जो मौका, जो टाइम शायद आप बिताओगे, या आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, आप कितने चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशंस में रह के ही बंदा कुछ बनता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि लोहा सोना जो है वो आग में तप के ही बनता है। तो आग हाँ। में तपने से बचना तो पड़ेगा, बचोगे तो कहाँ से सोना बन पाओगे? तो हम्म। अगर वो छोटे टाइम में सीखना है और उसके बाद पूरी जिंदगी उन चीजों को समझ के उसमें इवॉल्व होते रहते रहना है, तो फिर हम्म। तो फौज है। नहीं तो फिर आप जैसा आप जिंदगी जीना चाहते हो वैसा है ही। ये चॉइस हमेशा व्यक्ति के पास है। ये कोई बता नहीं सकता, कोई थोप नहीं सकता। ये आपकी खुद की इच्छा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हर पल में चॉइस आपके पास है। यही इंसान और किसी दूसरे प्राणी में फर्क है, और इसी को कर्मा बोलते हैं। आपको हम्म। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर पल में वो चॉइस आपके पास है। जिस तरफ को आप चलोगे, अगर हम्म। आपने यस बोलना है या नो बोलना है, ये चॉइस आपके पास है। यस बोलोगे तो जिंदगी उस तरफ बढ़ने लग जाएगी, और यस का जो कर्म है वो मिलना शुरू हो जाएगा। नो बोलोगे तो नो का कर्म मिलना शुरू हो जाएगा। कर्म और उसका फल सिंपल है। कौन सी चॉइस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये आपको क्या भगवान ने दे रखा है सोच। बहुत ही बढ़िया बात बोली मेजर टीपी आपने, इतनी फिलोसफी वाली बात है, इतना ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को बाहर लेके नहीं आ पाते। आपने तो ये बात कही है कि हर मोमेंट आपके पास चॉइस रहती है, हर मोमेंट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किसी चैलेंज को यस बोलो या ना बोलो। अगर आप चैलेंज को यस बोल दिया तो आपकी लाइफ की लाइनें अलग हो जाएगी, और नो बोल दिया तो आपकी लाइन अलग हो जाएगी। हालांकि आप फौज में रहे हैं और मैं भी चूंकि फौज में रहा हूं, तो एक लोभ, एक लालच आता है कि यार हर बंदे को अगर 2 साल भी फौज में रहने को मिल जाए, 2 साल कंपलसरी मिल जाए, तो क्या देश की तस्वीर ही बदल जाएगी। 10 साल में ये मुल्क बदल जाएगा।
और कई सारे देशों में ऐसे कंपलसरी सर्विस का उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है कि 2 साल आपको एटलीस्ट सर्व करके आना है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी हो सकता है कि इसकी इसकी जरूरत है, अगर हम ऐसा कर पाए तो बात कुछ और हो जाएगी? देखिए सर, बात तो सही है आपकी कुछ हद तक, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो एक दुनिया में जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है वो दी जाती है क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि चॉइस का एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है। और हमारे जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये इतने अच्छे अच्छे जो ग्रंथ बने हैं, महाभारत, पुराण, ये सारे ग्रंथों में इन चीजों के बारे में बताया गया है कि कर्म योगी क्या है। गीता जिसको इट इज अ लाइफ बुक। गीता तो पूरी कहानी आपको जिंदगी कैसे जीनी है इसके बारे में बता रही है। कर्मा क्या करना है उसके बारे कैसा होना चाहिए ये बता रहा है। तो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बाद हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं। तो अगर इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बाद भी आपको चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए डंडा लगाना पड़े कि भैया 2 साल तुम जाके ही आओ, फिर तो यार कहीं ना कहीं आप अपनी हिस्ट्री से गद्दारी कर रहे हो। जब तक ये जागृति अंदर से आपके दिल में नहीं आएगी तब तक जबरदस्ती से कोई चीज नहीं करवाई जा सकती। जिस दिन आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना आ गई उस दिन आप खुद बोलोगे कि यार लो मैं चला शॉर्ट सर्विस कमीशन ही करके आ जाता हूं। तो उसके लिए एनसीसी ही काफी है शायद, क्योंकि एनसीसी में भी वो चीजें सिखाई जाती हैं। तो हिस्ट्री आपको बता रही है, आपकी फाउंडेशन ऐसी है, आपके बड़े बुजुर्ग ऐसे थे, आपका पीछे का जो पूरा कल्चर है वो ऐसा है, देश की आपकी देश का जो कल्चर जो है वो ऐसा है। उसके बावजूद अगर आपको डंडा लगाना पड़े तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। इसलिए मुझे और लगता है कि ये चॉइस लोगों के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि देखो अगर ये चीज लोगे तो ये मिलेगा और अगर नहीं लोगे तो ये मिलेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। बहुत खूबसूरत विचार है मेजर डीपी आपके, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हमारे देश में हैं, जो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम मानते हैं, वो इसीलिए है कि सबके पास अपनी अपनी चॉइस है। हमने किसी को जबरदस्ती कुछ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। तो अभी इन दिनों आजकल आप अपने एक आपने एनजीओ खोला हुआ है। एनजीओ की जरिए आप बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे श्रोताओं को मालूम चले कि एग्जैक्टली आजकल आप क्या क्या कर रहे हैं। देखिए सर, 3 बार जब दौड़ने के बाद आम वो चलने वाली टांग से जब मैं 2009, 10, 11 में मैं दौड़ा तो 11 में मुझे इंडियन आर्मी ने ब्लेड इंपोर्ट करके दिया। तो वो मेरी चौथी हाफ मैराथन थी जो मैं ब्लेड से पहली बार भागा। और वो मैं गर्व से ये बात फिर से बताना चाहूंगा कि और शायद इस बात को सुन के भी लोगों को पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बढ़िया है। मैं एक सेवानिवृत्त था, वेटरन था, हूं अभी भी। उस वक्त जिस वक्त ये पहला इंडिया का ब्लेड पहला इंडिया का पहला ब्लेड जो है इंपोर्ट किया गया था भारतीय सेना ने, और दिया गया था एक ऐसे फौजी को जो कि रिटायर हो चुका है। क्या बात। क्योंकि शायद कुछ ऐसा एक्शन करके दिखा रहा था मैं, फौज का नाम रोशन हो रहा था, देश का नाम रोशन हो रहा था, कि मुझे वो दिया गया। उससे दौड़ने के बाद मुझे लगा कि अब ये मुमकिन है। 1, 2 बार, 3 बार तुक्के लग सकते हैं, बार बार तुक्के नहीं लगते। तो जब ये मुमकिन मेरे लिए है तो इसका मतलब ये मुमकिन किसी भी देशवासी के लिए हो सकता है। तो जो जो पर्सपेक्टिव फौज ने चैलेंजेस को फेस करने का मुझे सिखाया है, अगर उसको मैं लोगों के साथ बांटूं तो शायद उनको भी ये बदलाव अच्छा लगे। अपने आप को ये समझ में आया कि हम चैलेंज नहीं है, हम फिजिकली चैलेंज नहीं है, हम चैलेंजर हैं। बहुत सारे कितने करोड़ों ऐसे हैं जो हाथ हाथ पैर होने के बावजूद
2 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, और हम तो हाथ पांव ना होने के बाद भी झंडे गाड़ चुके हैं बहुत। तो तो एबिलिटी किसकी ज्यादा है? हमारी ज्यादा है। तो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ही गलत है बिल्कुल। तो ये चीज का एहसास दिलाना उनको जरूरी था, जो बाकी मेरे जैसे एम्पुटीज थे। इसलिए मैंने इसी शब्द से, फिजिकली चैलेंज से ही उसका नाम चुना, कि हम चैलेंज नहीं है, हम चैलेंजर हैं। तो जो ग्रुप हो, जो समूह है चैलेंजर्स का, उसको द चैलेंजिंग वंस बोलते हैं। ओके। और ये इसमें इसमें अगर आप मुझसे फौजी भाषा में पूछो कि मैं क्या करता हूं, तो मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं देता। जैसे एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर और एक पीटी इंस्ट्रक्टर और एक उस्ताद फौज में ट्रेनिंग में बोलता है ना, डंडा मार के सिखाता है। स्विमिंग पूल में अगर आप कूद गए हो और आप छटपटा रहे हो कि मैं डूब रहा हूं, तो आपको पता चलेगा और कि डुबा देगा। एक डंडा आएगा आपके पास, आपको लगेगा कि ये सहारा बन रहा है मेरा और मैं इसको पकड़ के बाहर निकल जाऊंगा, और जैसे ही और आप अंदर डंडा डाल। पकड़ोगे वो और अंदर पुश कर देगा आपको। और जैसे ही वो अंदर पुश करेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी लिमिट्स आपने दायरे में बांधी हुई थी। हाँ। आप अपने विचारों के गुलाम हैं। स्वतंत्रता ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो। स्वतंत्रता ये है कि क्या करना है उसके बारे में आपको पता हो, और वो अच्छी चीज करो। ये सिखाई फौज ने हमें सिखाई, और यही चीज मैं इनसे बांट रहा हूं। तो तो इसमें आज के डेट में कोई मेरे साथ 2300-2400 एम्पुटीज पूरे देश भर के जुड़े हुए हैं। तो वाह। जहां अकेला क्या नाम अकेला बताया आपने? डीपी, दी चैलेंजर वंस। द चैलेंजिंग वंस, जिसको द शॉर्ट में टीसीवी चैलेंजिंग भी। वंस। ओके। हाँ अगर द चैलेंजिंग वंस करके अगर सर्च करूं मैं गूगल में, तो ऐसे मिल जाएगा आपका वेबसाइट? सर, वेबसाइट अभी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फौजी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्शन मार्केटिंग कैसे करनी है, ये चीजों पे हम ज्यादा विश्वास नहीं करते। ग्राउंड पे क्या ओके। एक्शन करना है, अच्छा। ग्राउंड पे। लेकिन बन रहा है, और थोड़े दिनों अच्छा, में ठीक। तैयार भी हो जाएगा। ओके, ओके। आई वुड प्राउडली शेयर कि जेपी मॉर्गन एक ऐसी कॉर्पोरेट है जिन्होंने अंडर सीएसआर इस चीज को ढूंढा, और उन्होंने बोला कि हम आपके लिए करके देंगे। ऐसे वाह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो उनका मैं क्या बात। शुक्रगुजार भी हूँ। ग्रेट। लेकिन ग्राउंड के ऊपर हमने उन 2-2.5 हजार में से हजारों ऐसे चेंज, बदलाव ला चुके हैं कि जिन्होंने मैराथन, साइकिलिंग, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। इनफैक्ट अरुणिमा सिन्हा, जो कि आज एक वर्ल्ड विख्यात पर्सनालिटी हैं, हम्म। शुरू में वो भी हमारे साथ थी। और हमें गर्व होता है ये बताते हुए, हम्म। क्या बोलते हैं, बहुत सारे और भी ऐसे नाम हैं। मैं लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि उनके जर्नी में हमने कुछ किया। हम्म। हमने सिर्फ उनको वो एहसास दिलाया कि आप चुने हुए व्यक्ति हो, हाँ। आपके अंदर वो आग है, आपको भगवान ने चुना है। आप अपने विचारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके हम्म। बुरे कर्मों के कारण आपके हाथ पैर कटे हैं, वो नहीं है। अरे, आप तो करोड़ों में से चुन के अलग कर दिए गए हो, क्योंकि आप में वो गुदा है कि आप ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसे झंडे गाड़ सकते हो जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो आप तो इंस्पिरेशन बनना है अपने लोगों का। तो बस ये जो आग एक बार पैदा हो जाती है, उसके बाद हम बोलते हैं नाउ यू आर फ्री, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, फाइंड योर ओन वे, आई विल हम्म। नॉट फीड यू। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि जहां सहारा देना ज्यादा शुरू कर दो, तो वहां पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो और सहारा हम्म। उस तरीके से देना चाहिए जैसे आप किसी बच्चे को जो चलना सीख रहा है, छोटा टॉडलर, उसको अगर आप पकड़ के ही चलाते रहोगे तो वो चलना नहीं सीखेगा कभी। आपने उसको दायरा देना है कि बेटा चलाना है। गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन चल और उड़ जा। बिना हाथ पकड़े चल। बस वो कार्रवाई हम करते हैं। तो और आपको एक मेजर डीपी, आप तो चैलेंजिंग वंस में तो चलो, उन लोगों को तो खैर आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, उन्हें भी अपना ही जैसा बना रहे हैं। लेकिन जो हम जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, वो भी आपको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते रहते हैं। आपकी जो क्षमता है मोटिवेट करने की, वो वाकई खुदा ने आपको खास खास चुना है। क्योंकि आपसे जो मैं बातें करते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप जीवन को उस तरह के समझ गए जो शायद बहुत सारे
जो स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, उन लोगों ने उस जीवन को वैसे समझा नहीं। वो चीज आप जान गए, इसलिए आपके भीतर बहुत एक्स्ट्रा पावर्स आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ, समय भी हो रहा है, तो हमारे यूथ को आप कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन? वो एक मैसेज आप हमारे श्रोताओं में से यूथ है या सारे ही लोग यूथ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे पहले कि क्लोज करें? मेरा बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि गुलामी असली जो है आपके लिमिटेड थॉट्स की है। जिस दिन आपने अपने विचारों को से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, जो आपको रोक रहे हैं, उन विचारों से आपने बंधन तोड़ लिए उनके, और अपने आप को अपने दायरे से स्ट्रेच करके बाहर निकाल के असली प्यार करके खुद से पुश करना शुरू कर दिया, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दुनिया में नहीं कर सकते। क्या बात है! बहुत ही आपने ऐसी बात बोल दी कि जिसने भी इस बात को पकड़ लिया, उसके सामने कोई सीमाएं, कोई बाउंड्री लाइंस रह नहीं जाती। तो नवभारत टाइम्स परिवार जो है, भारतीय सेना को आज के दिन सैल्यूट करता है, और आपको भी सैल्यूट करता है कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे, और हम आपका रियली बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आके हमारे श्रोताओं को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सभी सुनने वालों को, उनके देखने वालों को और उनके परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद।